भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि जब ओरिजिनली बात किया जाए, मूल संविधान की बात करते हैं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कितने शेड्यूल थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो शेड्यूल थे वो हमें देखने को मिलता है कि 8 अनुसूचियां थीं, 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान की अगर बात किया जाए तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या बढ़कर क्या हो गई है? 12 हो गई है। 4 शेड्यूल्स को बाद में ऐड किया गया, डिफरेंट अमेंडमेंट के माध्यम से ऐड किया गया है। तो पहली अनुसूची क्या बात करता है? पहली अनुसूची यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बात करता है, यानी कि भारत के राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार के बारे में बात करता, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के नाम और क्षेत्र विस्तार के बारे में बात करता। यानी पहली अनुसूची से हमें पता चलता है कि भारत में 28 राज्य 28 स्टेट्स व 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में भारत में देखने को मिलता है। अब यहां ध्यान रखना, यानी जब भी नए राज्य बनाए जाएंगे और जब भी नए यूटीज क्रिएट किए जाएंगे तो शेड्यूल 1 में अमेंड करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अनुसूची 1 क्या बताता? अनुसूची 1 जो है यह भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम और क्षेत्र विस्तार के बारे में बात करता है। जबकि सेकंड शेड्यूल की बात करें तो सेकंड शेड्यूल के अंतर्गत संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों के बारे में चर्चा किया गया, यानी कि सैलरी, अलाउंसेस, प्रिविलेज के बारे में बात किया गया है। और किनका? तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, संवैधानिक पदों के वेतन एवं भत्तों के बारे में चर्चा कहां किया गया? तो अनुसूची 2 के अंतर्गत किया गया है। संवैधानिक पद, क्योंकि संवैधानिक पद का मतलब क्या होता? संवैधानिक पद का मतलब होता है वह पद जिसके बारे में उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत किया गया है, उसे हम संवैधानिक पद या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के नाम से जानते हैं। तो आप देखो, भारत के राष्ट्रपति का वेतन की बात कहां करता है? आर्टिकल 59 के अंतर्गत बताया गया कि भारत को प्रति महीने, प्रति मंथ यानी पर मंथ 5 लाख रुपए की वेतन मिलेगी, जो इनकम टैक्स फ्री वेतन होती है। और इनको जो पेंशन कितना मिलता है? 50% ऑफ लास्ट मंथ सैलरी मिलती है। आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है साथियों? इनकी जो पेंशन कितनी मिलती है? सैलरी 5 लाख पर मंथ मिलती है, जो कि भारत की संचित निधि पर भारित होता है, यानी चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिसे पार्लियामेंट में केवल डिस्कस किया जा सकता है, वोट नहीं किया जा सकता, यानी पार्लियामेंट वोट नहीं करेगी, क्योंकि आर्टिकल 59 मेंशंस करता है पार्लियामेंट प्रेसिडेंट का सैलरी डिसाइड करेगा, और ऑलरेडी डिसाइड है कि जो सैलरी मिलेगा लास्ट मंथ की सैलरी होगी, उसका 50% उनको क्या मिलेगा? एज अ पेंशन के रूप में मिलेगा, और उनके पोस्ट के दौरान किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह मेंशंस किया गया है। तो कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज एक्सपेंडिचर है। चार्ज का मतलब होता है कि केवल पार्लियामेंट डिस्कस कर सकती है, उस पे वोट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें तो भारतीय राज्यों के राज्यपाल के बारे में बात करता, और राज्यों के राज्यपाल का जो वेतन मिलता है 3.5 लाख पर मंथ वेतन मिलता। यानी प्रेसिडेंट का वेतन कितना है? प्रेसिडेंट का जो वेतन है वो 5 लाख पर मंथ वेतन है। जबकि जो राज्यपाल के वेतन की बात करते हैं तो राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख पर मंथ वेतन है। अब ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल बनाया जा सकता। तो जब एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाया जाएगा तो वैसी स्थिति में क्या इसे दोनों राज्यों का वेतन मिलेगा? नहीं, वैसी स्थिति में इसको दोनों राज्यों का वेतन प्राप्त नहीं होगा। आप याद रखिएगा साथियों, वैसी स्थिति में इसे जो वेतन मिलेगा वो 3.5 लाख पर मंथ ही वेतन मिलेगा, लेकिन उस 3.5 लाख को दोनों राज्यों के बीच में डिवाइड किया जाएगा एज पर डायरेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार दोनों राज्यों के बीच में 3.5 लाख रुपया को डिवाइड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2 राज्य का बनेगा तो 3.5 इसको 7 लाख रुपया वेतन मिलेगा, नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को वेतन मिलता है। राज्यसभा के सभापति, और आपको पता है कि सभापति कौन होते हैं? सभापति जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को
4 लाख पर मंथ वेतन मिलता है। कितना? 4 लाख पर मंथ वेतन मिलता। बट रिमेंबर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पोस्ट के लिए सैलरी नहीं लेता है, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में सैलरी लेता है। किसके रूप में? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के रूप में सैलरी लेता। और इसकी सैलरी भी क्या होता है? इसकी सैलरी चार्ज एक्सपेंडिचर होती है ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन है, राज्य विधानसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन है, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के जज की जब हम बात करते हैं तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात किया जाए, और ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ रखा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 2.8 लाख पर मंथ वेतन मिलता है। 2.8 लाख पर मंथ वेतन मिलता। जबकि अगर जज की बात किया जाए तो जज को कितना वेतन मिलता? जज को 2.5 लाख पर मंथ वेतन मिलता है। कितना? 2.5 लाख पर मंथ वेतन मिलता है। और हाई कोर्ट के जज की बात किया जाए तो हाई कोर्ट के जज में याद रखना, जब हम चीफ जस्टिस की बात करते हैं हाई कोर्ट को, तो उनको 2.5 लाख पर मंथ वेतन मिलेगा। 2.5 लाख पर मंथ वेतन मिलता है। और जब हम जज की बात करते हैं तो इनको 2.2 लाख वेतन मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, ये इनका वेतन है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को वही सैलरी मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज को सैलरी मिलती है। वही सैलरी किनको मिलेगा? सीजेआई को सैलरी मिलता है। और सीजेआई के बारे में बात आर्टिकल 148 के अंतर्गत किया गया। तो शेड्यूल 2 के अंतर्गत क्या बताया गया है? शेड्यूल 2 सैलरी अलाउंसेज, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद हैं, संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट है थर्ड, तीसरी अनुसूची क्या बात करता? तीसरी अनुसूची शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बात करता। बट यहां ध्यान रखना कि अपवाद क्या है। तो जब हम अपवाद की बात करते हैं, एक्सेप्शन की बात करते, तो सबसे पहले आप याद रखोगे एक्सेप्शन में राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को जो शपथ की प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 60 के अंतर्गत किया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब्सेंट हैं तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रेसिडेंट को उनके पोस्ट के लिए शपथ दिलवाया जाता है। किसके लिए? उनके पद के लिए शपथ दिलवाया जाता है। एंड नेक्स्ट आप बात करोगे वाइस प्रेसिडेंट की। जब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते, तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो कहाँ मिलता है? उपराष्ट्रपति को जो शपथ है वो आर्टिकल 69 के अंतर्गत बात किया गया है। कहाँ पे? आर्टिकल 69 के अंतर्गत बात किया गया है। इसी प्रकार से आप राज्यपाल को देख सकते हो, राज्यपाल के शपथ के बारे में बात करता है। तो ये सब जो शपथ है, राज्यपाल और वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाता है? वाइस प्रेसिडेंट को शपथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलवाते हैं। और राज्यपाल को जो शपथ है वो कंसर्न्ड स्टेट यानी संबंधित राज्य के जो हाई कोर्ट होगा उसके चीफ जस्टिस के द्वारा दिलवाया जाएगा। और इन द अब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के सर्वाधिक जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके द्वारा इनको शपथ दिलवाया जाता है। तो आप सारे आर्टिकल्स याद रखेंगे, आर्टिकल 60, आर्टिकल 69। इसके अलावा आप देख सकते हो केंद्रीय मंत्री को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाया जाता है। और आप यहां देख सकते हो कि शपथ कौन दिलवाएगा? बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिलवाया जाता है। सबसे पहले वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं और फिर प्रधानमंत्री जो सूची सौंपता है उन्हें मंत्री के रूप में शपथ वो दिलवाते हैं। किसके रूप में? मंत्री के रूप में शपथ दिलवाते हैं। संसदीय चुनाव के उम्मीदवार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहता हो, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता हो, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे। राज्य के मंत्री, राज्य विधान मंडल चुनाव के उम्मीदवार जो एमएलए एमएलसी के लिए चुनाव लड़ना चाहता हो, जो एमएलए और एमएलसी हो, और हाई कोर्ट के जज, इन सभी के शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बात तीसरी अनुसूची में किया गया है। जबकि चौथी अनुसूची में अलोकेशन ऑफ सीट्स स्टेट वाइज यानी स्टेट वाइज अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा की बात करता। राज्य बार राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है। और यहां बात समझिए कि जब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की
फोर्थ शेड्यूल के बारे में बात करते हैं तो फोर्थ शेड्यूल में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों का आवंटन यानी कि अलोकेशन के बारे में बात किया गया, अलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। और ये किस आधार पर किया गया है? तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत, क्योंकि आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बात किया गया। कहां पे? राज्यसभा का उल्लेख भारत के संविधान में अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो सीटों का आवंटन किया गया, ग्राउंड क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर किया गया है, पॉपुलेशन के ग्राउंड पर किया गया है। ठीक है। पांचवी अनुसूची की बात करें तो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, शेड्यूल्ड और ट्राइबल्स एरिया हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात किया गया। और आर्टिकल 244 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज द शेड्यूल एरिया। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अब यहां पे एक बात समझना साथियों कि जो पांचवी अनुसूची है इसके अंतर्गत 10 राज्य हैं। इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? 10 राज्य आते हैं जहां पे आदिवासी क्षेत्र के बारे में बात किया गया। जबकि जो 6 शेड्यूल है वो 4 राज्यों के बारे में बात करता है। किसके बारे में? वो 4 राज्यों के बारे में बात करता है। वो 4 राज्य कौन है? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इन चारों राज्यों में आप देखोगे तो यहां पे स्वायत्त जिला परिषद की बात किया गया है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में बात किया गया। तो इन राज्यों में क्या होगा? इन राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद की बात किया गया, एडीसी की बात किया गया है। और इसके लिए आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 244 का क्लाउज 2 है, अनुच्छेद 244 के 2 के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद। और अभी भारत में कितने स्वायत्त जिला परिषद हैं? तो 10 है। 3 आसाम में आपको मिल जाएगा, आसाम में कार्बी एंगलोंग, कछार और कछार जिला, और एक बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है। जबकि मेघालय में आपको 3 मिल जाएगा, गारो, जयंतिया और खासी। त्रिपुरा में 1 मिल जाएगा, त्रिपुरा। और मिजोरम में 3 मिल जाएगा, चकमा, लाई और मारा। ये 3 आपको मिल जाएगा। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, स्वायत्त जिला परिषद के बारे में बात करते हैं, तो वो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत बात किया गया। और 6ठी अनुसूची वाले स्टेट में राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त होता है, गवर्नर के पास स्पेशल पावर होता है। जबकि आप 5वीं अनुसूची की बात करोगे तो यहाँ पे राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देता है और राज्यपाल टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भेजता है, या जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट की डिमांड करेगा तो राज्यपाल रिपोर्ट भेजेगा। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची। 7वीं अनुसूची की बात करें, ये डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता, सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों के विभाजन की बात करता है। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है। तो आप देखिए इसमें 3 सूचियों की बात किया गया। सबसे पहले आप गौर करोगे तो सूची फर्स्ट है, और सूची फर्स्ट में संघ सूची की बात किया गया। संघ सूची का मतलब क्या होता है? संघ सूची का मतलब क्या होता है? आप सबके ना बहुत सारे सवाल होते हैं। एक तो सवाल होता है कि गुरुजी आप काफी तेज बोलिए। प्रभु, मैं इसी आवाज में ही बोलने की क्षमता रखता हूं, मैं आपके आवाज की तरह, वो शरीर मेरा बूढ़ा होता जा रहा है, अब कहां से मैं तेज बोल पाऊंगा। और एक और सवाल है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? प्रभु ध्यान रखिए, देवियों एवं देवताओं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, बस पेशेंस बनाकर रखिए, वो सारी बातें आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। देखो यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे सूची फर्स्ट के बारे में, और सूची फर्स्ट के अंतर्गत संघ सूची के बारे में बात किया गया। और संघ सूची क्या है? संघ सूची का मतलब होता है इसमें राष्ट्रीय महत्व के मामले को शामिल किया गया है, मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को शामिल किया गया है। कि कौन सा मामला? राष्ट्रीय महत्व का मामला है। और राष्ट्रीय महत्व का मामला जैसे जैसे रक्षा, संचार, ये तमाम सारी चीजें देखने को मिलता है आपका, है ना, जो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं, इवन की जो आपका पोर्ट्स है, कम्युनिकेशंस है, सिटीजनशिप है, सेंसस है, ये तमाम सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है? राष्ट्रीय महत्व का मामला के अंतर्गत आता है। तो
तो आप देखिए संघ सूची की मतलब हुआ यहां पे क्या है, संघ सूची देखने को मिलता है। संघ सूची, और संघ सूची के पर कानून कौन बनाएगा, तो यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। जबकि सेकंड लिस्ट की बात करें, सेकंड लिस्ट के अंतर्गत राज्य सूची के बारे में बात किया गया, और राज्य सूची इसमें क्षेत्रीय महत्व का मामला है, यानी मैटर ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलता। जैसे हमारे चाचा विधायक हैं, ये काफी ज्यादा प्रचलित वाक्य है, कोट है। तो इसका मतलब है कि जैसे पुलिस हो गया, स्वास्थ्य, शिक्षा, जेल, कानून एवं व्यवस्था, सिंचाई, कृषि, भू राजस्व, आपका लिकर, आबकारी, ये तमाम सारे विषय, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन, ये सब क्या है, ये सब देखने को मिलता है, क्षेत्रीय महत्व का मामला है। वो क्या है, क्षेत्रीय महत्व का मामला देखने को मिलता है। एंड सूची थर्ड के अंतर्गत क्या होता है, सूची थर्ड में मिक्स मैटर्स को दिया गया, क्योंकि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर कानून स्टेट लेजिस्लेचर को बनाने का अधिकार है। बट स्पेशल सर्कमस्टांसेज में हम आगे चर्चा करेंगे, स्पेशल सर्कमस्टांसेज में कौन बना सकता है, स्पेशल सर्कमस्टांसेज में यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ फ्रेम कर सकता है, लॉ बना सकता। और समवर्ती सूची की बात करते हैं, यहां मिश्रित मामलों के बारे में बात किया गया है, यानी कि मिश्रित मामले जैसे शिक्षा, मापतौल, वन जीव संरक्षण, वन, आपराधिक मामले, दीवानी मामले, परिवार नियोजन, आर्थिक नियोजन, ये तमाम सारे जो हैं, है ना, ये सब कहाँ आएगा, तो मिश्रित मामले में आएगा। और समवर्ती सूची पर संसद भी कानून बना सकता है, और विधान सभा भी, विधान मंडल भी कानून बना सकता। लेकिन जब संसद और विधान मंडल दोनों एक ही विषय पर कानून बना दे तो विरोधाभास होने की स्थिति में, यानी कि जब कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होता है बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, तो वैसी स्थिति में जो पार्लियामेंट्री लॉ है, संसदीय कानून प्रिवेल करता है, अधिभावी हो जाता है, लागू हो जाता है। यानी जब केंद्र और राज्य एक ही मामले पर कानून बना दे तो वैसी स्थिति में केंद्र के कानून को प्राथमिकता दिया जाएगा। किसको, केंद्र के कानून को प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, समवर्ती सूची। और ये पे विभाजन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 246 के अंतर्गत। तो ये 7वीं अनुसूची में ये बात किया गया है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो यह ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता, आधिकारिक भाषा के बारे में बात करता है। हालांकि आपको यहां ध्यान रखना है कि मूल तौर पर अगर देखा जाए, मूल तौर पर आधिकारिक भाषा की बात किया जाए तो 14 थे, और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में यहाँ पे 22 भाषा है, और लगातार भोजपुरी और तुलु भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी चल रही। तो आप यहाँ देख सकते हो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अभी 22 आधिकारिक भाषा की चर्चा किया गया, और मैं आपको बता दूं कि इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। ये सवाल पूछा जाता है, इंग्लिश इज नॉट इंक्लूडेड, इंग्लिश शामिल नहीं है। हाँ, बिहार की जो मैथिली भाषा है वो शामिल है। बिहार में कई सारी भाषा है, जैसे मैं मगही क्षेत्र से बिलोंग करता हूं तो मगही भाषा, आप में से बहुत सारे लोग भोजपुरी क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे, और बज्जिका क्षेत्र से, अंगिका क्षेत्र से, मैथिली क्षेत्र से, सुरजापुरी क्षेत्र से, तमाम सारे भाषा बिहार में है। लेकिन बिहार की जो मैथिली भाषा है उसे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। किस रूप में, तो आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल किया गया। और आधिकारिक भाषा का मतलब होता है जिसका ऑफिशियल यूज के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। लगातार भोजपुरी को शामिल करने की मांग चल रही है, और एक बार भोजपुरी अगर शामिल हो जाए तो फिर आप आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भोजपुरी में लिख पाओगे। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि आपका बिहार गवर्नमेंट भी आपको अलाउ करेगा कि आप भोजपुरी परीक्षा में, भोजपुरी भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। फिर आप लिखोगे कि एक राष्ट्रपति होवेला जेकरा ढेर सारा शक्ति होवेला, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर पाओगे। कई भाषाओं को बाद में ऐड किया गया, जैसे सिंधी भाषा को 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के माध्यम से ऐड किया गया 15वीं भाषा के तौर पर। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और
नेपाली को ऐड किया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषा को शामिल किया गया है। तो यह 8वीं अनुसूची आधिकारिक भाषा के बारे में बात करता है। 9वीं अनुसूची की बात करें, यह मूल संविधान में 9वीं अनुसूची नहीं था, इसको ऐड किया गया। और कब ऐड किया गया? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा ऐड किया गया। और इस संविधान संशोधन का कारण कौन बना था? बिहार राज्य ही इस संविधान संशोधन का कारण बना था, क्योंकि 9वीं अनुसूची को ऐड करने का पर्पस था भूमि सुधार कानूनों को, जो लैंड रिफॉर्म लॉ थे, उन्हें न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से सुरक्षित करना, यानी प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉ फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए ये 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। और यहाँ पे आर्टिकल 31B को ऐड किया गया था। किसको? 31B के अंतर्गत। और जो कहता है कि अगर किसी भी कानून को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 2008 में एक R.H. कोहिलो केस आया और R.H. कोहिलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो भी 24 अप्रैल 1973 से पहले कानून कहां डाले गए थे? 9वीं अनुसूची में डाले गए थे। उनकी जांच तो न्यायपालिका नहीं करेगी, लेकिन ध्यान रखना, उसके बाद अगर आप देखो तब आप गौर करोगे 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कुछ भी यहां पे इंक्लूड किया जाएगा उसे किया जा सकता है, उसे जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो आप यहां देखो कि जो प्रोटेक्टेड है 9वीं अनुसूची सारा प्रोटेक्टेड नहीं है। एक कट ऑफ डेट सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया और वो कट ऑफ डेट है 24 अप्रैल 1973, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डे है जिस दिन बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर की बात सबसे पहले सज्जन सी केस में किया गया था, लेकिन उस समय बात बनी नहीं थी। लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को जो अडॉप्ट किया वो केशवानंद भारती केस में किया और कहा कि इसके पहले जो भी 9वीं अनुसूची का कानून होगा, इसके पहले 9वीं अनुसूची का जो कानून होगा, 9वीं अनुसूची में जो भी लॉ होंगे वो क्या हैं? वो उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, नो जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। लेकिन जब 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी इसमें लॉ ऐड किया जाएंगे, जो भी यहाँ पे कानून ऐड किया जाएगा, उस कानून को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। तो ये देखने को मिलता है, यानी अब पूरा प्रोटेक्टेड नहीं है। किसके माध्यम से? R.H. कोहिलो केस, जो कि 2008 में आया था। 9वीं अनुसूची 10th शेड्यूल की बात करें, ये एंटी डिफेक्शन के बारे में बात करता है। और इस एंटी डिफेक्शन की अगर बात किया जाए तो इसे कब लाया गया? इसे ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट के द्वारा। कब ऐड किया गया? एडेड थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के माध्यम से इसको ऐड किया गया था। और ये राजीव गांधी की सरकार के द्वारा ऐड किया गया था, जो दल बदल की बात करता। और दल बदल का मतलब क्या होता है? दल बदल का सिंपल सा मीनिंग आप समझिए कि ए पार्टी के टिकट पर अगर कोई चुनाव जीता है ना, टिकट, क्योंकि पार्टियां क्या करती है? टिकट बांटती है कि वहां से उसको पॉलिटिकल पार्टी वाले सपोर्ट करते हैं कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है, सिंबल ऑफ इलेक्शन है, उस पे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो वो ए के अंतर्गत देखने को ए पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीतने के बाद बी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गया, तो इसे दल बदल कहा जाता है। और दल बदल का अगर दोषी करार दिया जाएगा तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। जैसे यहाँ 2 आर्टिकल आप देखिए, एक है आर्टिकल 102, ये संसद सदस्य पर दल बदल की बात करता। किसके पर बात करता? संसद सदस्य हेतु दल बदल की बात कर रहा है। अयोग्यता की बात करता है, बेसिकली किसकी बात करता? अयोग्यता की बात करता कि किस किस आधार पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता। और वहीं अगर आप आर्टिकल 191 के अंतर्गत बात करेंगे, 191 के अंतर्गत, तो यहां पे याद रखना कि एमएलए
और एमएलसी हेतु अयोग्यता की बात करता है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया की बात किया गया। और उस डिस्क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया में एक क्राइटेरिया दल बदल भी आता है। दल बदल पर निर्णय कौन करेगा? दल बदल पर निर्णय जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस करेगा। जैसे अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करेंगे और राज्यसभा में सभापति डिसाइड करेंगे। वहीं विधानसभा में स्पीकर और विधान परिषद में सभापति के द्वारा डिसीजन लिया जाएगा। तो ये राजीव गांधी की सरकार के द्वारा भारत में जो शासन है, शासन की निरंतरता को बनाए रखने, शासन में अस्थिरता को लाने के लिए, टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, ही amended the constitution through 52nd Constitutional Amendment Act 1985 and added 10th schedule in a constitution of India। 10वां अनुसूची के तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना, 52वां संविधान संशोधन का मतलब होता है। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया? 11वीं अनुसूची को ऐड अगर बात किया जाए तो इसे ऐड किया गया एडेड बाई 73rd अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में विल आया था और ये एक्ट बना था 1993 में पीबी नरसिम्हा राव के सरकार के समय में। उसमें गवर्नमेंट किसकी थी? पीबी नरसिम्हा राव की थी। हालांकि भारत में पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की जो पहल थी, सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने किया था। उन्होंने 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे। कौन? राजीव गांधी। 64वां संविधान संशोधन विधेयक वो लोकसभा में तो पास हो गया था, राज्यसभा में फेल कर गया था। फाइनली 73rd अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पीबी नरसिम्हा राव के सरकार के द्वारा, जो कि पारित हुआ और इसे प्रेसिडेंट ने 20 अप्रैल 1993 को असेंट दिया था और तब ये एक्ट बना। इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट के बारे में बात किया गया, यानी पंचायती राज के लिए 29 सब्जेक्ट की बात किया गया और पंचायतों के शक्ति और अधिकार के बारे में बात किया गया। और इसकी चर्चा आर्टिकल 243G के अंतर्गत देखने को मिलता। ये बीपीएससी में सवाल पूछा जा चुका है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, एडेड बाई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। हालांकि ये भी आपको ध्यान रखना कि 1993 में एक्ट बना था और 1 जून 1993 से इसको इंप्लीमेंट किया गया था। जबकि आप पंचायती राज को देखोगे तो पंचायती राज को यहाँ पे ध्यान रखना, इसे कब इंप्लीमेंट किया गया? इसे इंप्लीमेंट किया गया 24 अप्रैल 1993 को, यानी 24 अप्रैल 1993 को इसे इंप्लीमेंट किया गया था। इसलिए एवरी ईयर 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। किसके रूप में? पंचायती राज दिवस के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर है। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत अर्बन लोकल बॉडी के बारे में बात करता है, शहरी स्थानीय निकाय के बारे में बात करता, और यहाँ 18 सब्जेक्ट को शामिल किया गया। हम आगे डिस्कस करेंगे कि 18 सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आता है, क्योंकि बीपीएससी ने यहाँ से भी सवाल फ्रेम कर चुका है। इसमें नगर पालिका के शक्ति अधिकार की बात करता और आर्टिकल 243W के अंतर्गत बात किया गया। तो अर्बन लोकल बॉडी यानी कि शहरी स्थानीय निकाय, जिसे आप नगर पालिका के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? नगर पालिका के नाम से जानते हो। तो इसकी बात यहाँ पे किया गया है 12th शेड्यूल के अंतर्गत। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब ऐड करके कितना कर दिया गया है? 4 नए ऐड किए गए, तो 12 अनुसूचियां ऐड कर दिया गया है। एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन।